हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पे आपको लगातार सभी विषयों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही होगी। और अगर बात करें हमारे भूगोल विषय की, तो आप धीरे धीरे देख पा रहे होंगे जो रेगुलर हमसे बने हुए हैं उन्हें ये पता है कि हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट को लगभग कवर कर लिया है और सेकेंड यूनिट के साथ साथ हम आगे की सिलेबस की तरफ और आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोर्स के बारे में। हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी गति करती है, कभी भी वो एक स्थिर नहीं रहती है। पृथ्वी में जितनी भी चीजें हैं सब गतिमान है, और इन गतिमान होने की वजह से कई सारे पृथ्वी के अंदर बल भी लगते हैं। कुछ बल हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से लगते हैं और कुछ बल हैं जो पृथ्वी के बाहरी भाग से लगते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये बल कितने प्रकार के होते हैं, तो वैसे तो ये बल मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक यानी कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से लगते हैं उसे एंडोजेनिक कहते हैं, और एक्सोजेनिक यानी कि जो पृथ्वी के बाहरी क्रियाओं से लगते हैं, जैसे कि नदियों के द्वारा या हवाओं के द्वारा, वो एक्सोजेनिक फोर्स में आते हैं। एंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल। एंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल, ये बल पृथ्वी के पटल के, पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसके आंतरिक हिस्सों से ये बल काम करता है। ये भी दो प्रकार से होता है, एक डायस्ट्रोफिज्म और एक सडन। ये जो फोर्स होता है वो बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा होता है, और ये जो सडन फोर्स है वो सडनली काम करता है। हालांकि ये जो सडन फोर्स है, सडन क्रिया है, ये तो ऐसा है कि काफी दिनों से इसका भी प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन जो इससे जो प्राप्त निष्कर्ष निकलता है, जो इसका रिजल्ट आता है, वो बहुत ही तीव्रता से आता है। अगर हम डायस्ट्रोफिज्म की बात करें तो इसमें पर्वत निर्माण हो गया या फिर कोई भी महाद्वीप निर्माण हो गया। अगर हम आपकी और अपनी बात करें तो हम में से किसी ने भी नहीं देखा है कि जो हमारा महाद्वीप है वो कितने समय में बना है और कितने तीव्रता से, कितना जल्दी बना है या कितना टाइम लेकर के बना है, ये हम में से किसी ने नहीं देखा है। और अगर हम सडन फोर्स की बात करें तो सडन में ऐसा होता है कि ये भी क्रिया काफी दिनों से आंतरिक भाग में चल रही होती है, लेकिन ये बहुत जल्दी से होता है। जैसे कि हम ज्वालामुखी कह लें, हम भूकंप कह लें। अगर आप और हम देखें, हमारे उम्र के लोग तो भूकंप देख ही चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सडन बल में भूकंप और ज्वालामुखी ये सारी चीजें आती हैं जो सडनली काम करती हैं, यानी कि तुरंत जिनका रिजल्ट आ जाता है। और डायस्ट्रोफिज्म में ऐसी चीजें होती हैं जिनका काम बहुत लंबे समय से चलता है और रिजल्ट उनका कब आया किसी को नहीं पता चल पाता है। अब हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो हम नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमालय कब इतना बड़ा हो गया और अभी वो कितनी मात्रा में बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। ये सारी चीजें हैं जो बहुत धीरे धीरे सूक्ष्म कालखंडों में होती रहती हैं, और हमें इसका अंदाजा हम सही रूप में नहीं लगा पाते हैं। ये होते हैं एंडोजेनिक फोर्स के अंतर्गत, यानी कि जो अंतर्जात बल होते हैं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से से जो बल लगते हैं, उन्हें हमने दो प्रकार में बांटा, एक डायस्ट्रोफिज्म के रूप में और एक सडन के रूप में। अब आइए जानते हैं कि ये डायस्ट्रोफिक जो है फोर्स, ये कितने रूपों में बटा हुआ है। इसको भी हमने दो रूपों में बांटा है, इपीरियोजेनिक और ओरियोजेनिक। अगर हम बात करें, वैसे अगर हम यहाँ पे अगर हम आपको शाब्दिक रूप में बताएं तो इंडो का मतलब होता है अंदर और जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न, यानी कि जो अंदर उत्पन्न बल होता है उसे एंडोजेनिक बल कहते हैं, यानी कि अंतर्जात बल कहते हैं। और एक्सो यानी कि जो बाहर के रूप में होता है, और जेनिक का मतलब हमने बताया ही कि जेनिक का मतलब होता है उत्पन्न, यानी कि जो पृथ्वी के बाहरी हिस्सों में जो बल लगता है उसे हम एक्सोजेनिक यानी कि बहिर्जात बल के रूप में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो डायस्ट्रोफिक है, इसको हमने बांटा है दो रूपों में, इपीरियो और ओरोजेनिक। इसमें इपीरियो का अर्थ हम कह सकते हैं कि जो महाद्वीप होते हैं, महाद्वीपों का निर्माण इन्हीं की वजह से होता है। महाद्वीपों के निर्माण को इसके श्रृंखला में रखा गया है। और ओरियोजेनिक इसको हमने रखा है जब पर्वतों का निर्माण जो होता है, क्योंकि दोनों की प्रक्रियाएं बहुत अलग हैं।
महाद्वीप और पर्वत पठार की उत्पत्ति के विषय में जो भी क्रियाएं हैं, जो भी सिद्धांत है, जो भी रूल है, वो दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों ऐसे होते हैं जो काफी सूक्ष्म कालखंडों में होते हैं और हम इसका अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि कब इसकी उत्पत्ति हो गई और कब ये इतना विशाल हो गया। अगर हम बात करें महाद्वीप के विषय में जो हमने बांटा था, महादेश जनक बल इसको कहते हैं, इपीरियो को ही महादेश जनक बल या कह सकते हैं महाद्वीपीय संचलन, ऐसी चीज़ों में हिंदी में इसको नाम दिया गया है। हिंदी में इसके कई सारे नाम होते हैं, इसलिए आप इंग्लिश वाला नाम इसका याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में ऐसा होता है कि कभी कुछ आ गया पेपर में तो कभी कुछ आ गया पेपर में। आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप इंग्लिश का जो वर्ड है उसको याद करके चलें। इससे आपको ये भी फ़ायदा होगा कि जो ज्योग्राफी का अच्छा रेगुलर बच्चा है, उसको जब ऐसे वर्ड वो अपनी कॉपी में लिखता है तो एग्जामिनर के सामने एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, ये बच्चा बहुत ही गहनता से इसको पढ़ा हुआ है, इसीलिए वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। अब अगर हम बात करें महाद्वीपों की उत्पत्ति के विषय में, तो ये भी दो प्रकार से होता है, या तो ये अपवर्ड हो जाएगा या तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। अब अगर हम अपवर्ड की बात करें, एक सेकेंड मैम, कोई पेज होगा, कोई बात नहीं। अगर हम अपवर्ड की बात करें तो जब पटले ऐसे टकराती हैं और ऊपर इनका फोर्स लगता है, नीचे से फोर्स लगता है और ये ऊपर की ओर चली जाती हैं, तो इस प्रकार जब महाद्वीपों की संरचना होती है, महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है, तो वो अपवर्ड क्रिया के द्वारा होती है। और इसी प्रकार से जब ऊपर से फोर्स लगता है, ये फोर्स भी आंतरिक फोर्स ही है, लेकिन जब ये पटलों के बीच में ऊपरी दबाव ज़्यादा बनता है तो यहाँ पे नीचे जाकर के कभी कभी ये परतें धंस जाती हैं, ये डाउनवर्ड महाद्वीप इसकी वजह से बनते हैं। अब अगर हम बात करें जब पर्वतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, तो इनमें दो प्रकार से मुख्यतः क्रियाएं होती हैं। एक पर्वत निर्माण में क्या होता है कि या तो पर्वत, वेट एक सेकेंड, अब अगर हम बात करें कि अगर हमको पर्वत का निर्माण के बारे में हमें बात करनी है, तो अगर टेंशन मतलब कि दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ, यानी कि अगर हम इसको बहुत तेजी से खींच देंगे, ये मान लीजिए ये एक परत, ये एक प्लेट है, इसको हम खींच देंगे दोनों तरफ से, ये टेंशन होता है, मतलब कि तनाव उत्पन्न हो रहा है इसमें। और ये बीच से क्या होगा, मान लीजिए यही है प्लेट और इसको हमने इधर से और इधर से खींच दिया, दोनों साइड से हमने इसको खींच दिया, तो यहाँ बीच में या तो क्रैक हो जाएगा, या तो फ्रैक्चर हो जाएगा, या तो फोल्डिंग हो जाएगा। फोल्डिंग हम आपको आने वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, या तो टूट जाएगा या तो अलग हो जाएगा। ये क्रियाएं होती हैं जिनसे पर्वत के निर्माण होते हैं। पर्वत के निर्माण के दो ही कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, या तो वो दोनों के बीच में तनाव उत्पन्न होगा या तो संपीड़न होगा, यानी कि कंप्रेशन होगा। अब अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो यानी कि इसको हमने अभी तक हम क्या कर रहे थे, टेंशन में हम दोनों साइड से खींच रहे थे, लेकिन कंप्रेशन में हम क्या करेंगे कि दोनों साइड से इसको इतना ढीला कर देंगे कि या तो ये ऐसे अपने आप ऊंचा हो जाएगा, या तो इसमें ऐसे वलन हो जाएगा, तो इसमें या तो रैपिंग हो जाती है या तो फोल्डिंग हो जाती है, यानी कि ऐसे या तो ये ऊंचा उठ जाता है। यही दो क्रियाएं होती हैं। फोल्डिंग के बारे में हम आपको आने वाली क्लास में अच्छे से समझाने वाले हैं। अभी तक तो हम चल रहे थे अंतर्जात बल, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक हिस्सों से जो बल लगता है उसके बारे में हम आपको बता रहे थे। अगर हम अब जो बहिर्जात बल है, पृथ्वी के ऊपरी हिस्से से जो बल लगता है, इसके बारे में हम आने वाली कक्षाओं में बहुत अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। अभी तो शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे ये काम करता है। इसके भी कई सारी चीज़ें चलती हैं, काम करती हैं, जिसमें से अपर्दन और अपक्षय, ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। अपर्दन और अपक्षय, जब ये बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्सेस लगती हैं, तो या तो वहाँ पे कोई चीज़ है, अगर हम
एग्जाम्पल में ले पर्वत या पठार, तो उनका अपक्षय होगा यानी कि क्षरण होगा। पहले उनका क्षरण होगा यानी कि वो टूटेंगे अपने स्थान पर, उनका क्षरण होगा वहीं पर। और अपर्दन यानी कि वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाएगा। और ये जो विस्थापन की क्रिया है वो जो रनिंग वाटर होता है यानी कि जब नदियों के द्वारा अपर्दन किया जाता है उसके वजह से भी बहुत सारे पर्वत पठार तोड़ करके अलग बह जाते हैं। साथ ही साथ पवन जो होते हैं उनकी वजह से भी कभी कभी ये अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती है। साथ ही साथ कभी कभी हिमनद ग्लेशियर जो होती हैं ये भी अपने साथ साथ बहुत सारी मात्रा में अपर्दन करती हैं। और साथ ही साथ जो समुद्री तरंगे होती हैं ये भी अपर्दन की क्रिया बहुत तीव्र से करती हैं। आपको आने वाली कक्षाओं में इसके बारे में भी डिटेल से समझाया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके भी दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि बहिर्जात बल तो हमको समझ में आ रहा है कि ये नदियों के द्वारा लग रहा है, ये हवाओं के द्वारा लग रहा है, ये ग्लेशियर की वजह से लग रहा है जो बहिर्जात बल है। अब अंतर्जात बल क्यों लग रहा है ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आप बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके भी कई कारण हैं। अगर आप गौर करेंगे पिछली कक्षाओं के बारे में, पिछली क्लास के बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि मैडम ने बताया था कि अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ रहते हैं। साथ ही साथ पृथ्वी के अंदर का जो ऊष्मा जो है वो भी ये अंतर्जात बल उसकी वजह से भी लगता है, क्योंकि संवहन धाराएं निरंतर चल रही हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। साथ ही साथ जो मैग्मा है वो भी हमने आपको बताया था कि मैग्मा कहीं कहीं जहाँ पर ऊपर की परतें उसको पतली पाई जाती हैं, जहाँ पर भी वो दिखता है कि क्रस्ट यहाँ पे कमजोर है, तो मैग्मा जो होता है नीचे से वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इससे भी बहुत सारा बल लगता है जो कि अंतर्जात बल का एक कारण है। ये सारी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से अंतर्जात बल लगता है। अभी एक और चीज, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए पर्वत है और पर्वत का हम अपर्दन बता रहे हैं कि हाँ पर्वत का अपर्दन हो जाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कहीं 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 कोई पर्वत श्रृंखलाएं ऐसी हैं जो बढ़ती चली जा रही हैं। अगर हम एग्जाम्पल में हिमालय पर्वत श्रृंखला के विषय में ले तो ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम बात करें किस प्रकार पर्वत श्रृंखलाएं, इसके बारे में भी आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहिए। मान लीजिए ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट है और यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और यहाँ से कोई नदियां बह रही हैं, यहाँ से कोई नदी बह रही है और ये लगातार ये यहाँ की तोड़ मरोड़ करके यहाँ की कुछ चीज़ों को वो अपने साथ बहा ले जा रही है। तो भैया इसकी ऊंचाई बढ़ क्यों रही है, ये पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो जा रहा है? इसके बारे में अगर हम आपको समझाएं तो जब ये इरोजन करती है यानी कि जब वो अपर्दन करती है तो कुछ मात्रा में वो कुछ कण को यहीं छोड़ देती है। हाँ, ये कुछ कणों को यहीं छोड़ देती है। आपने पर्वत निर्माण के बारे में अगर हम आपको बताएं तो नीचे से जब मैग्मा ये सारी चीजें जाती हैं तो ये पर्वत का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब जब धीरे धीरे यहाँ पे कुछ स्थानों पर ये जो नदी अपर्दन करके ला रही है तत्वों को, वो यहीं पर रह जाते हैं और कुछ समय अंतराल बाद वो पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में चले जाते हैं। अब जब ये आंतरिक हिस्सों में चले जाते हैं तो ये तापमान बहुत ज़्यादा है पृथ्वी के अंदर, तो ये समय समय के बाद पिघल जाते हैं और पिघल करके वापस से यहाँ आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये पर्वत की ऊंचाई को लगातार बनाए रखते हैं। ये क्रिया है जिससे लगातार अपर्दन होने के बावजूद भी पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है या एक समान रह जाती है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे की क्लास में हम आपको वलन, फोल्ड ये सारी चीज़ें समझाने वाले हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से फ़ायदा होने वाला है। फोल्डिंग और फॉल्टिंग शायद हम आगे की क्लास में आपको समझाएं और ज्वालामुखी, भूकंप, ये सारी चीज़ें भी हम आने वाली क्लासेस में कवर करने वाले हैं। लगातार बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ पर और सारे विषयों के बारे में भी आप लगातार पढ़ते रहिए। और एक और चीज़,
अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास बहुत यूज़फुल रहा आपके लिए तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिए।